अब ये जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में उस वक्त 28 कंट्रीज थी, अब 27 हैं। इन कंट्रीज ने सोचा कि हम लोग अलहदा से अपनी एक करेंसी इशू करते हैं, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ऐसा ऐसा इसको अडॉप्ट करती जाएंगी। तो उन्होंने यूरो करेंसी लॉन्च की थी। यूरो करेंसी 1 जनवरी 1999 में लॉन्च हुई थी। ये आप लिख लें, यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1999 में। और जब ये लॉन्च हुई थी तो 11 कंट्रीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपीय यूनियन का पार्ट थे, उनमें से 11 ममालिक ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया। और बाद में करते करते इसके अब आजकल 19 ममालिक हैं जिन्होंने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। यूरो एक करेंसी है, जैसे पाकिस्तान का रुपया है, डॉलर है, दिनार है, होता है, दिरहम होता है, जैसे ये करेंसी है उसी तरह यूरो भी एक करेंसी है। तो यूरोपीय यूनियन ने यूरो करेंसी के, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यूरो के बैंक नोट्स और क्विंस करेंसी कब लॉन्च की थी? वो 1 जनवरी 2002 में उन्होंने, यूरोपीय यूनियन ने यूरो के बैंक नोट्स और क्विंस करेंसी लॉन्च कर दी थी 1 जनवरी 2002 में। डी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि जब 1999 में आई थी उस वक्त कोई बैंक नोट्स नहीं थे, ना ही कोई कोई क्विंस थे, वैसे ही लॉन्च हो गई थी। सो ये जो लॉन्च हुई हैं क्विंस और बैंक नोट्स, ये 1 जनवरी 2002 में हुए थे। डी ऑप्शन आता है। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज नियर इक्वेटर? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इक्वेटर के बिल्कुल करीब है? अब इक्वेटर, जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने बताया था कि दुनिया को दरमियान से दो हिस्सों में टुकड़े करना करता है, वो इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे टोटल 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज ही इक्वेटर पे हैं। तो इनमें से कहता है किस कौन कौन सी करीब हैं? मालदीव है, गेटस है, इंडोनेशिया है, ऑल ऑफ दीज आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये इक्वेटर है, जो दरमियान से एक लाइन जा रही है वो इक्वेटर है। अब ये देखें, ये आपके सामने एक लाइन जा रही है, ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं? एक कोलंबिया भी है, इक्वाडोर भी है, ब्राजील भी है, ब्राजील यहाँ से टच करती है। अब सौ टॉम एंड प्रिंसिपी भी है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, गैबन भी टच करता है, युगंडा भी करता है, सोमालिया भी यहाँ पे करता है, किनिया भी यहाँ पे करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी करता है, मालदीव भी यहाँ पे कर रहा है, इंडोनेशिया भी यहाँ पे टच कर रहा है, किरीबाती भी है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे ये 13 कंट्रीज हैं। और इन 13 कंट्रीज को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी इंडोनेशिया डाल देगा, कौन सी कंट्री इक्वेटर को टच करती है, कभी मोस्टली मालदीव डाला होता है, कभी केनिया डाला होता है, कभी युगांडा होता है, कभी सोमालिया होता है, कभी गैबन आ जाता है, कभी ब्राजील होता है, कभी इक्वाडोर होता है, कभी कोलंबिया होता है। सो ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 13 कंट्रीज हैं जो कि इस इक्वेटर को टच करती हैं। ये जो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसे इक्वेटर कहते हैं। और इसको टच करते हैं, इक्वेटर जो है टच कर रहा है इन ममालिक को, 13 कंट्रीज को आपने देख लिया है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। हवालदार लालक जान शहीद गॉट निशान हैदर ऑफ वेलर अवार्ड ड्यूरिंग कारगिल ऑपरेशन। हवालदार जो लालक जान था, 1999 में कारगिल वॉर लड़ी गई थी, 1999 में। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त जंग लगवाई थी। और कारगिल का एरिया था जो कि कश्मीर में है, पाकिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उस पर इंडिया का कब्जा था। तो पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका था, तो इंडिया की जीत समझी जाती है। अब इसमें कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, इन दोनों को निशान हैदर दिया गया था। निशान हैदर बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है। तो ये जो शेर खान था उसको थोड़ा पहले मिला, और लालक जान को उसके बाद मिला। तो लालक जान एक दिन बाद मिला था। लालक जान जो है ये आखिरी लास्ट रेसिपिएंट है निशान हैदर के। सो ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो हवालदार लालक जान है वो
आखिरी निशान हैदर किसको मिला था? अब फिर आपने हवालदार लालच जान को लगाना है। और पहला किसको मिला था? मोहम्मद सरवर को। मोहम्मद सरवर वाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर। 1948 में दो मिले थे। 1961 की जंग में दो निशान हैदर मिले थे, चार हो गए। पांच मिले थे 1971 की जंग में, पांच और चार नौ हो गए। और दो मिले थे कारगिल वार में जो कि 1999 में हुई थी। तो नौ और दो 11, टोटल निशाने हैदर 11 हैं। ये क्वेश्चन काफी दफा आ चुका है। टोटल निशाने हैदर आपने 11 लगाने हैं। आखिरी लालक जान शहीद था, पहला मोहम्मद सरवर था। 77 है। सब सहारन अफ्रीका इज अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अफ्रीका दैट लाइज ऑफ सहारा। सहारा के साउथ में है। सहारा बेसिकली क्या है? एक बहुत बड़ा सहरा है। और ये जो सब सहारन, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। ये सहारा की किस साइड पे हो जाता है? साउथ साइड पे हो जाता है। साउथ साइड आपको पता है कौन सी साइड बनती है? सब सहारन अफ्रीका जो है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और जो कि सहारा डेजर्ट के साउथ में है। बी ऑप्शन आएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4225, 4225 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? 65 बनता है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालते हुए ना आप अंडर रूट तो साजरे बैल तो होता नहीं है आपके पास, कैसे निकालेंगे? या कैलकुलेटर नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 45 को 45 से करना है, 4225 नहीं बनेगा। फिर 65 को 65 से करेंगे तो 4225 बनता है। तो 65 को 65 से मल्टीप्लाई करने से अगर 4225 बनता है तो फिर आपका आंसर राइट है, 65 ही आएगा। क्योंकि फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 65 ही निकलता है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 25 बनता है। तो फिर आपने राइट ऑप्शन 5 लगाना है। अब 36 आया हुआ है, उसका आपने बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है 6 होता है। तो आपने 6 पे सर्कल कर लेना है। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 36 ही बनता है। तो ये मल्टीप्लाई करने से ही वही आंसर आता है। तो ये शॉर्ट टर्म में है। अब कैलकुलेटर तो यूज करने नहीं देते कंप्यूटर में, वहाँ पेपर में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज स्मॉल वैल्यू? इनमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है? 1 को 7 पे डिवाइड करें वो स्मॉल आएगी, 1 को 8 पे डिवाइड करें वो स्मॉल है, या 2 को 9 पे करें, या फिर 5 को 11 पे करें। तो 1 को 8 पे डिवाइड करने से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है। ये तो मोबाइल आपके पास होगा, आप करके देख लें, यही वैल्यू स्मॉलेस्ट है। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे कौन सा प्रोग्राम रन होता है? टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे कौन सा प्रोग्राम रन होता है बायोस पे? टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे आर वर्किंग प्रोग्राम while कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जब कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे, पहला तो प्रोसीजर यही होता है, इस पे जाता है प्रोग्राम। तो हार्डवेयर कंपोनेंट में जाएगा। और फिर हार्डवेयर तो वो होते हैं ना जिनको आप टच करने से फिर आप एक सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम की फॉर्म में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जाता है। तो आप अगर कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो क्या वो वर्किंग होगा? जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो पोस्ट होता है। बी ऑप्शन। पोस्ट क्या करता है? जो कंप्यूटर है वो अपनी तरफ से एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट लेता है। सो पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर देखता है कि अपना खुद से टेस्ट लेता है, क्या एक्यूरेसी है मेरे अंदर, बिल्कुल से ठीक चल रहा हूँ या नहीं। उस प्रोसेस को पोस्ट कहते हैं। सो विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस? बायोस कौन सा प्रोग्राम रन करता है? टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रोग्राम while कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो पहले सबसे पहले पोस्ट होता है। पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अपने खुद से ही कंप्यूटर एक टेस्ट लेता है अपनी एक्यूरेसी, अपना सारा सिस्टम जज करने के लिए।
So B is the right option. Which of following is an elevated portion of Earth with some summit area? देखें एलिवेटेड पोर्शन कौन सा है, माउंटेन ही होता है। माउंटेन बहुत एलिवेशन पे होता है, बहुत बड़ी हाइट पे होता है। सो माउंटेन इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अर्थ विद सम समिट एरिया, जिसपे कुछ पहाड़ वगैरह, कुछ गहराइयाँ ऊपर नीचे जगह होती हैं। सो एलिवेटेड पोर्शन है माउंटेन। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल? इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का मौजूदा चेयरमैन कौन है? डॉक्टर किबला अयाज है। सी इज राइट ऑप्शन। अब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल क्या चीज़ है? पाकिस्तान में ये इदारा 1962 में बनाया गया था। अयूब खान ने बनाया था। अयूब खान ने 1962 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को बनाया था। अब ये इदारा क्यों बना था, इसका काम क्या है? ये इदारा गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि जो वो कानून पास कर रही हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड भी है या नहीं है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ जाती हैं इस्लाम से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, कि इसमें इस्लामी एजेंडा क्या है, इसमें लोग बाहर तो निकल नहीं आएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं होंगे, तो मुशावरत करने के लिए ये इदारा बनाया गया था कि ये जो चीज़ है, ये जो कानून पास कर रहे हैं, इसका इस्लाम में क्या इंटरप्रिटेशन है, इस चीज़ को जज करता है इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल। तो हुकूमत को जब भी प्रॉब्लम होती है फिर इसको दे देते हैं, ये फिर बताता है, मुशावरत करता है, देता है उसको, हुकूमत को कहता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। सो इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल उस इदारे को कहते हैं। 1962 में बना था, अयूब खान ने बनाया था, और इसका मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज है। सी ऑप्शन आएगा। Percentage of oxygen in the atmosphere is approximately 21%. B is the right option. जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है? जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ये बी ऑप्शन आता है। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन है। लिख लें, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। जमीन पर सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन पाया जाता है। जमीन पर सबसे ज्यादा मेटल एल्यूमिनियम पाई जाती है। सेकंड नंबर पे आयरन है, मेटल। पहले नंबर पे मेटल, जमीन पर एल्यूमिनियम है, सेकंड नंबर पे आयरन है। एलिमेंट का पूछे फिर ऑक्सीजन लगाना है आपने, मेटल का पूछे फिर एल्यूमिनियम लगाना है। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। A hockey team won 6 games and lost 8 games. एक हॉकी टीम है जिसने 6 मैच जीते हैं, 8 हारे हैं। What is the ratio of wins to the number of games? अब इसकी रेशो क्या बनती है कि कितनी गेम्स जीती हैं और टोटल गेम्स में से। देखिए रेशो तो यही बनती है ना, 6 गेम्स जीती हैं, 8 हारी हैं। टोटल गेम्स कितनी है? 14 है, ये 14 लिख दिया। जीती कितनी है? 6 गेम्स हैं, तो 6:14 बनता है। अब ये 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 14 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको 2 पे करें तो 3 आ जाएगा, इसको 2 पे करें तो 7 आ जाएगा। तो 3:7 ही हमारा राइट आंसर है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी था, कोई इतना टफ नहीं है। पहले गेम्स बतानी है, विंस कितनी की हैं? 6 की हैं। टोटल गेम्स कितनी हैं? 14 है। तो दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 पे कर देंगे, 3:7 आ जाता है। कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील। ब्राजील का कैपिटल कौन सा है? ब्राजीलिया है। बहुत से लोग रियो डी जेनेरियो लगा कर आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं है। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। चेंज द नरेशन। अब नरेशन करनी है आपने, डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई सेड टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा।
You are sure to the list of the successful candidates. अब I said to my son, मैंने अपने बेटे से कहा। अब देखें ये जो इनडायरेक्ट बनाते हुए ये जो वर्ड आता है ना, आई सेड टू माई सन, अगर इसके साथ टू माई सन आता है, ये टू माई सन लिखा हुआ है, तो फिर जो सेड होता है ये सेड नहीं रहता, फिर ये टोल्ड बन जाता है। जहां पे सेड है उसको तो निगलेक्ट कर देना है। ए में सेड आया है इसको खत्म कर दें, बी में सेड आया है इसको खत्म कर दें। अब दो बच गए, या सी बचता है या डी बचता है। अब दोनों में देखें, इसमें भी टोल्ड माई सन है, टोल्ड माई सन है। आगे है दैट ही वाज, लगता तो पास्ट में ही है क्योंकि ये टोल्ड इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट है, आगे भी पास्ट ही होना चाहिए, वाज लगना चाहिए। ही के बाद वाज ही आता है, ही के बाद कभी वर नहीं आता। बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन एक्यूरेट दिया जाता है, बाकी जो तीन होते हैं बिल्कुल खराब होते हैं। अब देखें, आई टोल्ड माई सन दैट ही वर, ही के साथ वर तो कभी नहीं लगता, दे होता फिर तो वर होता। तो ये हमें राइट ऑप्शन लगा है, आई टोल्ड माई सन दैट ही वाज श्योर टू द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। सो सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही ईजी है अगर सही तरीके से अंडरस्टैंड करें तो। अब ये है 87। 87 है, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। नजीर सेड, नजीर ने कहा, आई डिड माई ड्यूटी विद फुल जस्टिस, कि मैं जो अपना काम करूंगा वो फुल जस्टिस के साथ करूंगा। अब जहाँ पे एक्टिव वॉइस में डिड होता है, ये आप याद रख लें, वहाँ डिड जो होता है वो हैड में चेंज हो जाता है। हैड के बाद फिर वर्ब की जो इनडायरेक्ट बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। सो ये देखें कि हैड किस में है, हैड इसमें है या इसमें है। डिड क्योंकि हेड में चेंज होता है, ये बस इसकी नरेशन की निशानी है। जहाँ पे डिड हो वो हेड में लाजमी चेंज होता है। तो हेड इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी देखें, ही हैड डन हिज ड्यूटी इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो इसको तो क्रॉस करें, इसमें से तो आना नहीं है। अब ये तीन हैं, इनको जज करते हैं। अब नजीर जो है, नजीर सेड। अब पिछले में मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे होता नजीर सेड टू मी, सेड टू मी, फिर जो सेड है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, मफूल क्योंकि लगा हुआ है, मुझसे कहा। नजीर सेड टू माई सन, यूं होता, फिर सेड जो है टोल्ड में चेंज हो जाता। या फिर होता नजीर सेड टू मी, फिर भी टोल्ड में चेंज हो जाता। नजीर सेड टू यू, फिर भी सेड जो है टोल्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आगे मफूल ही नहीं लगा हुआ, सिर्फ नजीर सेड है, फिर सेड ही रहता है, टोल्ड में कभी चेंज नहीं होता। ये याद रखना है आपने इनडायरेक्ट बनाते हुए। तो ये नजीर सेड, सेड ही आएगा। ये टोल्ड दिया हुआ है, ये टोल्ड दिया हुआ है, ये भी टोल्ड दिया हुआ है। ये तीन खत्म हो गए, ये टोल्ड है, ये टोल्ड है, ये टोल्ड है, ये खत्म है। अब राइट कौन सा है, यही है। सो ये निशानियां अगर आप याद रखते आते हैं ना, चाहे रूल्स ना भी पढ़ें, फिर भी आपको ये इनडायरेक्ट आ जाएंगे। आज से मैं आपको इसी तरह डिटेल से बताता जाऊंगा, और फिर आपने उस पर फोकस करना है। कुछ अरसे बाद जो भी सेंटेंस आएगा आप इजीली उसको कर लेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू द डायरेक्शन फॉर्म। डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ही सेड, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा जहां पे आए ना, हुर्रा खुशी की अलामत होती है, खुशी की, ये याद रखना है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ये बहुत खुशी की अलामत है। जैसे आज पाकिस्तान की टीम जीती है, ही सेड हुर्रा वी पाकिस्तान टीम हैव वॉन द मैच। ये खुशी का इजहार होता है। और जो अलास होता है ये गम की अलामत होती है। जहाँ पे अलास आए वहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आता है। जहाँ पे खुशी हो, हुर्रा लगा हो, वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है। तो देखें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय किस में लगा हुआ है, इसमें ही लगा हुआ है। बाकी देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट करने का बेस्ट वे यही है कि थोड़े से आपको इसके ना रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। बाकी जो नेक्स्ट तीन ऑप्शन देता है वो बिल्कुल इररेलेवेंट दे रहा होता है। एक ऑप्शन राइट होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है आपको, इजीली ये इनडायरेक्ट आ जाता है।
आज से इंशाल्लाह ये रूल समझाता जाऊंगा और फिर इनडायरेक्ट आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। ही सेड हुर्रा, हुर्रा किसके लिए होता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय के लिए, खुशी के लिए। सो एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसमें है, तो ए और राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट आर मॉडिफायर कीज होती हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये क्या है? मॉडिफायर की है। सी इज राइट ऑप्शन। इनको मॉडिफायर की कहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कहते, फंक्शन नहीं कहते, अल्फा न्यूमेरिक नहीं कहते, मॉडिफायर की कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप? यही जो जूम से आप लेक्चर ले रहे हैं, इसको किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन था? एरिक योआन था। सो सी इज द राइट ऑप्शन। Eric Yuan was the founder of Zoom वीडियो कॉन्फ्रेंस। अप्रैल 2020 में इसने Zoom को फाउंड किया था। अप्रैल 2020 में। बेसिकली ये चाइनीज था और अमेरिकन भी इसकी नेशनैलिटी है। सो दो कंट्री ड्यूल नेशनैलिटी है, चाइनीज अमेरिकन। इसने एरिक युआन ने इसको Zoom को फाउंड किया था। अब गूगल को किसने फाउंड किया था? गूगल को बताया हुआ है लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने किया था। गूगल, लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन। इसके अलावा यूट्यूब जो है ये जवाद करीम ने फाउंड किया था। 91 है हयात जावेद किसकी तहरीर है? अल्ताफ हुसैन हाली की है। हयात जावेद किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के बारे में लिखी थी हयात जावेद। किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने। क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से उसकी ज़िंदगी के बारे में उसने हयात जावेद में लिखा था, अल्ताफ हुसैन हाली ने। आब हयात बड़ा मारूफ तस्करा है, उसके मुसन्निफ का नाम आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उर्दू अदब में जमीला हाशमी किस चीज़ के लिए मशहूर है? इंशा निगारी के लिए। ये इंशा निगारी पे बुक्स लिखती थी जमीला हाशमी, इस वजह से ये इसके लिए मशहूर है। नहीं, ये इंशा निगारी नहीं आएगा, बल्कि नावल निगारी में फेमस है ये इसको रेक्टिफाई कर लें। सी ऑप्शन आएगा, ये थोड़ी देर तक सेट करके भेजूंगा। नावल निगारी के लिए फेमस थी जमीला हाशमी, नावल बड़े अच्छे लिखती थी। उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत कुरतुल हैन हैदर की वजह शोहरत क्या थी? ये भी नावल निगारी में बहुत फेमस थी। नावल बड़े अच्छे अच्छे लिखे हैं इसने, कुरतुल हैन हैदर ने। उर्दू जबान का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, क्योंकि ये शायरी बहुत अच्छे करते थे और अवाम से रिलेटेड ही करते थे जो अवाम चाहती थी। और अवाम के जो तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें या उनके हालात, उनको डिस्कस किया करते थे, तो इसलिए इनको अवामी शायर भी कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को। सर सैयद अहमद खान ने किस रिसाले का इजरा किया था? तहजीबुल अखलाक का किया था। सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक लिखा, इसके अलावा आसारुस सनादीद लिखा और असबाब बगावत हिंद भी लिखा, जो कि तीनों बहुत फेमस है। आसारुस सनादीद, तहजीबुल अखलाक और असबाब बगावत हिंद। नेक्स्ट है 97 प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? मुवाफिक को खिलाफ बातें, मुवाफिक व खिलाफ बातें आपके आपसे रिलेटेड भी हो सकती हैं, और इसके फायदे और नुकसानात क्या होते हैं, बस यही है प्रोज एंड कॉन्स। टीवी का मशहूर ड्रामा वारिस किसने लिखा था? अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था। वारिस टीवी पे मशहूर ड्रामा है, किसने लिखा? अमजद इस्लाम अमजद ने। वो वस्फी नाम जो किसी खूबी या खामी या किसी खास वस्फ की बिना पर कौम की तरफ से दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ किसी भी खूबी या खामी की वजह से या किसी वस्फ की वजह से दिया जाता है, उसे लक़ब कहते हैं। बी ऑप्शन आता है। खिताब क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो नवाजा जाता है नाम, या उसको कोई एक्स्ट्रा सामने एजाज दिया जाता है, मीन्स जैसे कैद आज़म था, कैद आज़म टाइटल है, खिताब है। कैद आज़म मोहम्मद जनाब गवर्नमेंट ने दिया था, तो गवर्नमेंट इस तरह के जो भी देती है नाम वगैरह, उसे खिताब कहते हैं। उर्फ क्या होता है? असल नाम की जगह इस्तेमाल हो
बगैर किसी खूबी या खामी के उसे उर्फ कहते हैं। असल नाम की जगह इस्तेमाल हो, बगैर किसी खूबी या खामी के उसे उर्फ कहते हैं। तखल्लुस क्या होता है? शायर का वो मुख्तसर और फर्जी नाम जो शेर में डाला जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये चारों आते रहते हैं एग्जाम में, तो चारों को आना चाहिए। शायर का वो मुख्तसर और फर्जी नाम जो शेर में डाला जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट मुहावरा मुकम्मल करें। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सी इज द राइट ऑप्शन। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सी इज द राइट ऑप्शन। अब ये, अच्छा, आप में से कोई थक तो नहीं गया? नेक्स्ट हमने इंग्लिश पढ़नी है। आज इनको पढ़ते हुए थोड़ा ना टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसकी डिटेल थी काफ़ी ज़्यादा और बड़ा इम्पोर्टेंट था। जी, आप अभी क्लास ड्रॉप होने वाली है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, अच्छा, आया हुआ है कि 9 नवंबर की छुट्टी दे दें। छुट्टी तो नहीं, आप पढ़ तो हमने लिया है, फिर छुट्टी किस चीज़ की? 1.5 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि सवा घंटा हो गया, सवा 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन। सो चलें, फिर आपके लिए यही है कि आज चलें इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश की लिखा हुआ है, चलें ठीक है, इंग्लिश की आज नहीं पढ़ते, कल जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। सो यही हो सकता है। और आज ये जो लेक्चर है थोड़ी देर तक अभी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, यूट्यूब पे सेंड करूंगा। और ये देखें, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये लिंक है आपके लिए है, जस्ट इसे शेयर नहीं करना आपने, और इसे सिर्फ आप लोग ही सुन सकते हैं। सो अगर आपने एक्स्ट्रा किसी को भी शेयर किया तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर मैं आपको फिर ये लिंक शेयर नहीं किया करूँगा, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया करूँगा। तो ये आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे नेटवर्क की वजह से जो है कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सो रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें। फिर आपने अपने तक रखना है इस लिंक को, इसे सेंड नहीं करना। अगर सेंड किया मुझे इन्फॉर्मेशन मिल आएगी उसकी, क्योंकि बाय नेम लिखा हुआ आता है मेरी तरफ। सो अगर मुझे पता चला, फिर मैं आपको सेंड नहीं किया करूँगा, या जिसने भी किया वो भी पता चल जाएगा मुझे। सो इसको कहीं भी सेंड नहीं करना, आपने खुद देखना है, और थोड़ी देर तक आपके आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। इसको तैयार करें, पीडीएफ भी अभी सेंड कर देता हूँ मैं आपको। आज की क्लास